फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संजय कुमार, आपका कॉमर्स टीचर, और ये है 11th क्लास का अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने कल और प्रिंसिपल्स कंप्लीट किए थे। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको समझाऊंगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है, जैसे आपको मैंने अभी समझाया कि कोई भी खर्चा जो आप करते हो उसको बुक्स में लिखना है आपको, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे कितने का सामान खरीदा वो लिखना है आपको, कितनी वेजेस पे करी वो लिखना है आपको उसके बाद में सेल लिखना है, कितना सेल किया आपने, उसके बाद में कितना बचा हुआ सामान है जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं वो लिखा आपने। इसके बाद आपने देखा कि अब मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ साल के अंदर, है ना। अब इन सब चीज़ों को आपने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब इन सब चीज़ों को आपने जो किया अकाउंटिंग में, वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना कहते हैं इसको, ठीक है। मेजर किया आपने, रिकॉर्डिंग किया, आइडेंटिफाई किया, ये सब चीज़ें क्या हो गई, अकाउंटिंग हो गई। अब लेकिन उन चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके लिए क्या बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है। क्या बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं, ठीक है। किसी भी खर्चे को आपको बुक्स के अंदर कैसे दिखाना है, कैसे लिखना है बुक अकाउंटिंग के अंदर, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं, ठीक है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बाय कॉलर के द्वारा जो दी गई है। ए मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम, लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। कह एक तरीका है जो कि क्या करता है, इम्पोज करता है किसके ऊपर, अकाउंटेंट के ऊपर, किसके द्वारा, कस्टम मतलब क्या, जो प्रथा आपकी चल रही है, जिसके द्वारा आपको बताया गया कि इसके अकॉर्डिंग आपको खर्चों को रिकॉर्ड करना है, लॉ। अब उसके लिए कुछ कानून बनाएगी कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको खर्चों को शो करना है बुक्स के अंदर। प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल बॉडी कौन सी, अकाउंटेंट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, है ना। तो ये क्या है, ये सब तरीके बताते हैं कि आपको किसी भी खर्चे को बुक्स के अंदर किस तरीके से दिखाना है। तो ये आपकी कवर करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन को, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में कॉन्सेप्ट क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट है, गाइडलाइंस है, जो कि इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल। अकाउंटिंग प्रोफेशनल हमारे इंडिया में क्या है, ICAI है, ठीक है, इंडियन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि क्या काम करती है, रूल्स निकालती है समय समय पे, और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में आपको बताती है ICAI, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CAA बोल देते हैं। इसके बाद में कह रहा है कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर कैसा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस है। किस नेचर के हैं ये, गाइडलाइंस है, विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा कि आपके पास कितना प्रॉफिट कमाया आपने इस साल के अंदर, आपको दूसरों को कितने पैसे देने हैं, जो लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, मालिक की कितनी कैपिटल लगी हुई बिजनेस में वो बोलते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। इसके बाद में आपने ये दिखाया कि आपके पास कितनी एसेट्स है, कैश का बैलेंस कितना बचा हुआ है आपके पास में, आपको लोगों से कितना उधार पैसा वापस लेना है, कितने की आपके पास मशीनरी है, और कितने की आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, कितने आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट से लेके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। उसके बाद में ये सब चीज़ें किसका पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है, और इनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और जब ये सब चीज़ें किसके बेस पे तैयार की जाती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, ठीक है। जो बैलेंस शीट आपको बनानी है वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाना है, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाना है, कैश फ्लो बनाना है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाना है। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये एक तरीके का अकाउंट है जो आप आगे सीखेंगे। कैश फ्लो क्या होता है वो आगे सीखेंगे आप लोग। इसके बाद में आपको जो मैंने आपको बताया बैलेंस शीट वो आप भी सीखेंगे, वो भी आप आगे सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो फ्रेम है, जो ये फॉर्मेट है, परफॉर्मा है स्टेटमेंट प्रोड्यूस करने का, ये सब चीज़ें आप लोग आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो आपको सिर्फ अभी इतना ये समझ लेना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए गाइडलाइंस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद कह रहा है अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बीइंग चेंज और रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरा काम क्या करता है, अब बिजनेस में आपको पता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं समय समय पे, है ना। कुछ ना कुछ रूल्स नए आते रहते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या है, टाइम टू टाइम रिवाइज किए जाते रहते हैं। जैसा जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है, जैसे जैसे लोग एडवांस होते जाते हैं, जैसे जैसे कुछ नई चीज़ें आती जाती हैं, मार्केट में टेक्निक आती जाती है, उसके लिए क्या बनते जाते हैं, कुछ रूल्स बनते जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या काम करता है, उन गाइडलाइंस को दोबारा से मॉडिफाई करता है। इसके बाद में टू ब्रिंग इनफॉर्मिटी, इनफॉर्म का क्या होता है आपको पता है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है ना किसी भी चीज़ का। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी इंडस्ट्रियल एरिया का, सभी कंपनीज का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाती है और दूसरी कंपनी बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाती है, ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर अलग अलग अकाउंटिंग तरीके को फॉलो किया जाएगा तो कोई भी सीए या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बुक्स को ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, उनको चेक नहीं कर सकता कौन से खर्चे को कैसे दिखाया हुआ है। तो जो भी अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे हैं वो सब चीज़ें यूनिफॉर्मिटी आए, इस वजह से ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। करें अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड एंश्योर कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है, कोई भी आपने मेथड जो अडॉप्ट कर लिया है उसको लगातार उसी को यूज़ करना है ताकि कंपेरेबिलिटी हो जाए। अब कंपेयर का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर ये कंपेयर करना चाहे कि हम लोग कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो जो उनके अकाउंटिंग खर्चों को लिखने का तरीका वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कंपेरेबिलिटी भी कब ईजी हो सकती है, जब लोग जो भी एक कंट्री है जहाँ पे भी अकाउंटिंग की जो चीज़ें की जाती हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए वर्ल्ड वाइड। इसके बाद में कह रहा है वेयर द अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज अवेलेबल एंड एंटरप्राइज इज फ्री टू अडॉप्ट। अगर अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स कुछ अवेलेबल हैं तो कोई एंटरप्राइज है वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ्लेक्सिबल्स भी होते हैं। ये भी कहा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके कई सारे तरीके होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के अंदर ही 2-3 तरीके हैं। अगर आप फ्लैट रेट मेथड से लगाना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है स्टेट मेथड होता है, और दूसरा होता है दूसरे मेथड से भी उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अब जो मेथड है, आपको जो डेप्रिसिएशन वर्ड जो यूज कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक कार का एग्जांपल दिया था। आपने अगर सारे लेक्चर्स देखे तो उसके अंदर आपको वो डेफिनेशन मिल जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अमेंडेटरी इन नेचर। अमेंडेटरी का मतलब क्या है, ऐसी हैं जो कि बार बार चेंज होते रहते हैं। ये कैसे नेचर के हैं, जो कि बार बार चेंज होते रहते हैं, इनको टाइम टाइम पे रिवाइज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंट्स स्टैंडर्ड के, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। मैंने आपको पहले ही बताया अभी ऊपर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए जरूरी है ताकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का तरीका है वो सबका कैसा हो, एक जैसा। इसके बाद में कह रहा है टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर किसी भी कंपनी की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो उसके ऊपर रिलायबल होगा। रिलायबल का मतलब क्या है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि जो जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना ही फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, जितना फर्म को लॉस दिखा रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद में टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो जो बिजनेस में जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर मैनिपुलेशन को रोका जा सकता है। इसके बाद में टू हेल्प ऑडिटर। अब मैं जैसे आपको बार बार ऑडिटर का नाम लेता था कि ऑडिटर, तो वो ऑडिटर वाला पॉइंट भी है इसके अंदर। जो ऑडिटर्स होंगे आपके, जो सीए आएंगे बाहर से अकाउंट्स की बुक्स को चेक करने के लिए, आप एक सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो लोग उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स को चेक कर सकते हैं और उसमें कोई भी गलती है या फिर कोई भी रेक्टिफिकेशन करना है वो आपको टाइम पे बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट्स होंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने से। ठीक है, अब मैं आपको IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको कल क्लास में बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जितनी भी बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।